नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील सिंह। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी घमासान में एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि हैरान करने वाली है। 66 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसमें से बीजेपी के 43 हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 19 हैं और एनसीपी अजित पवार के 2, यानी कि सभी के सभी सत्ता पक्ष से हैं, जुड़े हुए हैं। सवाल है कि ये ऐसे कौन से महान लोग हैं या महान कार्य किया इन्होंने जो कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों का सवाल जानने के लिए हम आज इस मुंबई किसकी में चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक तुलसीदास भोटे जी, जिनकी एक किताब भी आई है हाल ही में, 2024 बीजेपी जिंकली कसी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 2024 का विधानसभा चुनाव जीता। दूसरे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी, जो कि श्रेष्ठ भारत पे पहले भी बड़े अच्छे तरीके से आपने विषय रखा है, तो आप दोनों का यहाँ पर स्वागत है। और सबसे पहले तो सवाल मैं गलगली जी आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि आप आरटीआई के कार्यकर्ता हैं और एक बड़ा नाम है आपका, लोगों के सूचना के अधिकार के लिए आप लड़ते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप कि 66 लोगों का निर्विरोध चुना जाना, ये क्या मतदाताओं के चुनने के, वोट देने के अधिकार का हनन नहीं लगता आपको? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। जैसे कि कोई चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत जब नामांकन दाखिल करता है, नामांकन दाखिल करने के बाद वो नामांकन वापस लेने की एक तिथि होती है, और जब स्क्रूटनी होती है अंतिम, जब निर्दलीय उम्मीदवारों को जब चिन्ह दिया जाता है, तब डिसाइड होता है कि कितने उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, कितने नहीं लड़ रहे हैं। जब ऐसे परिस्थिति में जब एक उम्मीदवार रहता है तो वहाँ पर चुनाव होता नहीं है, लेकिन उसे घोषित नहीं किया जाता। वो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरा का पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेजी जाती है, और जब मतगणना होती है उसके बाद अन्य उम्मीदवारों के साथ उसकी भी घोषणा होती है। एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे कि कोलकाता के चुनाव में भी इसी तरह का मामला आया था कि किस तरह से वहाँ पर निर्विरोध लोग चुने गए। ऐसे राज्य के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नगर पालिका हो या कई बार एमएलए में भी, जैसे कि गुजरात में कैंडिडेट ने अंतिम समय पर नामांकन वापस लिया और एक पार्टी को वहाँ पर घोषित किया, लेकिन जब मतगणना होती है उसके बाद चुनाव आयोग उस रिपोर्ट की सत्यता और उसके तथ्य को देखने के बाद उसे घोषित करता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का युग है, हर पार्टी चाहती है कि हमारा माहौल बने, हमारा हुआ खड़ा हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूरे काफ़ी तेज तरीके से प्रसारित किया, जिसकी वजह से अन्य उम्मीदवारों ने उसे कहीं ना कहीं तो उस पर शंका व्यक्त की। वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि जब नंदलाल चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने एक परिपत्रक भी जारी किया था। उस परिपत्रक में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो ये एक शंका रहती है कि अन्य उम्मीदवारों को प्रेशर करके उसकी उम्मीदवारी को वापस लिया, तो उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास आने के बाद चुनाव आयोग की मान्यता के बाद ही उसे हम डिक्लेयर घोषित करेंगे कि वो जीता है कि नहीं जीता। तो कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया आज से नहीं है, कई सालों से है। लेकिन जब नंदलाल जैसे, टीएन सेशन जैसे जब चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने उस पर काफ़ी ध्यान दिया। लेकिन आज के समय में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका है, चुनाव आयोग के तहत जब ये अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग नगर पालिका में, अलग अलग महानगर पालिका में जो अधिकारियों को बैठाया जाता है, तो उनका तो एक अभ्यास नहीं होता है, वो अचानक लाके बैठाए जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब इस तरह के मामले आते हैं तो एक कन्फ्यूजन और एक डाउट होना लाजमी है। यानी एक शक है, संदेह है आपको, लेकिन हैरानी नहीं आपको नहीं है? कोई हैरानी। इतनी बड़ी संख्या में 66 लोग निर्विरोध चुन लिए जा रहे हैं, ये आपको हैरानी नहीं है? क्योंकि जब इस तरह की प्रक्रिया होती है, क्योंकि देखिए कि चुनाव में दो पक्ष लड़ते हैं, सत्ता पक्ष और अपक्ष और विरोधी पक्ष। तो इस तरह के इसमें तैयारी भी होती है, क्योंकि कई बार जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है वो चाहती है कि बिना चुनाव हो अगर हमारे कैंडिडेट जीतते हैं तो पूरे राज्य में, पूरे महानगर पालिका में मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या जो भी चुनाव लड़ रहा है, उस कैंडिडेट की गलती होगी, उसने एफिडेविट गलत भरा, उसके लिए उसका जो नामांकन रद्द हुआ, स्क्रूटनी में उसको उड़ा दिया गया, या कई बार जो प्रेशर टैक्टिस, जैसे नंदलाल जी ने जो महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने उस वक्त परिपत्रक भी जारी किया कि ऐसे मामले में रिपोर्ट आने के बाद ही उसे घोषित किया जाए। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भोटे जी, आपको क्या लगता है, आपको हैरानी हुई या नहीं हुई? हैरानी होना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए ये चुनाव वो चुनाव है, ये अभूतपूर्व है। क्योंकि सुनील जी, आप भी जानते हैं 2026 के इन चुनावों के बाद
महाराष्ट्र में अगले 3.5 साल तक 2029 के चुनाव तक कोई चुनाव होना नहीं है। 2 सिर्फ हो गए, गोंदिया भंडारा जिला परिषदों के, जो अब इन जिला परिषदों के साथ नहीं होने हैं। और इन नगर निकायों में, मनपाओं में, कई मनपाए स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां पर 10 सालों से, 6 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से कोई चुनाव हुआ नहीं है। और हम सभी जानते हैं स्थानीय निकाय राजनीतिक, अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम से तुलना करें तो एक तरह से प्राइमरी है। विधानसभा हाई स्कूल है, उसके बाद लोकसभा ग्रेजुएशन है। उस स्थिति में अगर पिछले 10 सालों से, 6 सालों से, 3-4 सालों से जो वंचित है राजनीतिक अलग अलग दलों के कार्यकर्ता, उसमें सत्तासीन दलों के भी कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई अलग है, उनके लिए भी वही नाइंसाफी हुई है। इस स्थिति में महाराष्ट्र में जिस तरह के मारकाट उम्मीदवारी पाने के लिए हुई थी, एबी फॉर्म डुप्लीकेट बने मुंबई जैसे शहर में, आप सोचिए, चबाने का तक का आरोप लग गया। पुणे में शिंदे जी के कैंडिडेट ने खा लिया एबी फॉर्म, ये आरोप लगे। संभाजीनगर जैसे शहर में वहां पे मारकाट हुई, नेता को, बड़े नेता के सामने चपाट मारी गई, महिलाएं आंदोलन करती दिखाई दी, एक ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया। नासिक जैसे शहर में एबी फॉर्म लेके आने वाली गाड़ी का पीछा किया गया। एक क्यों मैं बता रहा हूं वर्णन, इसकी वजह है, अगर आप सोचिए सिर्फ उम्मीदवारी पाने के लिए जिस राज्य के 29 मनपाओं के चुनाव में इतनी मारकाट हुई, उसी राज्य में एक नहीं, 2 नहीं, 66 जगह पर एक कैसे संभव है कि कोई उम्मीदवार नहीं सामने, सिर्फ एक ही है। और जैसे कि आपने आपके ओपनिंग रिमार्क में कहा, सत्ता पक्ष के लोग ही हैं, सिर्फ 2, उसमें से इस्लाम पार्टी मालेगांव वाली नई बनी हुई विधानसभा से पहले, उनका एक है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पनवेल का एक निर्दलीय है, बाकी सब सत्ता पक्ष के हैं। और एक इसमें बात बताता हूं आपको कि इस स्थिति में भी देखिए 1952 से लेकर पार्लियामेंट चुनाव में भी हमारे यहां निर्विरोध हुआ है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि चलो मोदी जी आ गए और ये सब पाप चालू हो गया। बिल्कुल मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये अपवाद था। सूरत में भी हुआ था, लोकसभा चुनाव में सूरत में भी हुआ, एक जगह पे, एक सीट पर सूरत में भी हुआ, आरोप लगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मैनेज किया गया, लेकिन वो अपवाद था। जब अपवाद नियम बन जाता है तब तकलीफ होती है कि कहीं ना कहीं, अब जैसे मनसे के एक नेता है अविनाश जाधव, उन्होंने वीडियो पेश करते हुए आरोप लगाया कि शिंदे जी के पास, जो राज्य के डीसीएम है एकनाथ शिंदे, उनके पर्सनल आवास पर एक पुलिस अधिकारी ठाकरे की शिवसेना के एक कैंडिडेट को लेकर जाते हुए दिखाई देते, और वो कैंडिडेट जाके अपना नामांकन पीछे लेता है। ये क्या है? कहीं ना कहीं और भी कई बातें हैं, आगे आएगी हमारी बातचीत में। तो ये तो अविनाश यादव जिनकी आपने बात की, आज वो चुनाव आयोग से भी मिले थे, उन्होंने लिखित तौर पर शिकायत भी की। तो उनकी उसमें 2 मांगे थी। एक तो इसकी जांच की जाए, जैसा कि आरोप लगाया कि पुलिस वाले खुद मदद कर रहे हैं, और दूसरा ये था कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको ही कहीं ना कहीं रद्द करके फिर से चुनाव लिया जाए, या फिर उसकी एक जांच समिति बिठाई जाए, कोई रिटायर जस्टिस उसके अंदर कुछ हो। लेकिन जो बड़ा सवाल यह है कि एक ही तरह के सत्ता पक्ष के लोग ही अगर इस तरह के हैं, तो ये भी सवाल उठता है ना कि सोचना तो चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है कि वो कोई उनके खिलाफ नहीं जा रहा है। देखिए कि इस तरह की मांग तो राजनीतिक भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। जब चुनाव आयोग जब इस तरह के चुनाव घोषित करता है, नामांकन, उसके बाद रिटर्न फॉर्म, उसके बाद अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप किसी भी कोर्ट में जाकर उस याचिका के माध्यम से तो चुनौती दे सकते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि जब इस तरह के चुनाव पर आपको आरोप है, संदेह है या कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप चुनावी याचिका के जरिए उसे चैलेंज कर सकते हो, और चुनाव आयोग इस मामले में हस्तक्षेप करता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने कोर्ट में से चैलेंज किया तो कोर्ट भी देखता है कि नामांकन जब उन्होंने दाखिल किया, जानबूझ के उसका नामांकन रद्द किया गया, वो सबूत देने पड़ते हैं, या किसी दबाव में, जैसा कि जो वीडियो बता रहे हैं, तो आप कोर्ट के सामने पेश कर सकते हो। तो ऐसे मामलों में, या किसी का सर्टिफिकेट जाली हो, या किसी ने अपनी आय
या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया हो, ऐसे कई सारे 6-7 उसमें कॉलम्स है। अगर उसने छुपाया तो कोई भी कोर्ट हो, क्योंकि जब इस तरह की प्रक्रिया होती है तो आपको लोकल कोर्ट में जाकर तो चुनौती देनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे राजनीतिक दलों का, ये आरोप चुनाव होने तक लगते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद तेरी भी चुप मेरी भी चुप, कोई आगे जाता नहीं है। जैसे कि पिछली बार जब मुंबई में 20 लाख मतदाताओं के नाम यादी से गायब थे, ऐसा आरोप लगाया गया। जब महानगर पालिका में शिकायत का समय आया तो आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ 57 लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं तो जो राजनीतिक जो एक प्रकार की जो इच्छा शक्ति होती है, मतदाताओं को कोई पड़ी नहीं होती यानी है। आप कहना चाह रहे हैं कि विरोधी दल भी या जो नेता हैं वो चुनाव तक ही चिल्लाते हैं, बाद में उसका वो कोई कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते देखिए हो। कि 66 जगह पर जहाँ पर निर्विरोध हुआ है, हाँ। कोई ना कोई तो पार्टी का कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा। तो आपने क्या किया, आपने क्या ग्रुप किया? आपने जब चुनाव के सामने जा रहे हो तो आपके कैंडिडेट को आपने किस तरह से मार्गदर्शन किया? क्योंकि कई पार्टियों को मैंने देखा है कि उन्होंने लीगल टीम रखी है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म कैसे कैंसिल ना हो, काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। क्योंकि इस बार का जो फॉर्म है काफ़ी उसमें जटिल प्रक्रिया थी। मतलब जैसे मुंबई में जिस पैमाने पर फॉर्म वितरित हुए, 10% लोगों ने भी फॉर्म। जटिल प्रक्रिया ही नहीं, दक्षिण मुंबई में तो मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसे प्रमुख उम्मीदवार हैं जिनको समय बता दिया कि समय खत्म हो गया है, जबकि वो पहले पहुंच चुके थे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के थे। अगर अलग आप अलग कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के किया कि- अलग अलग पार्टियों के थे। नहीं, उसमें 211 जो बता रहे हो, नहीं, दोनों नहीं, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे। उन्होंने समय के पहले फॉर्म भरा नहीं है। अभी एक जगह पर अगर मैं बोलने जाऊं, उसमें अरुण गौली की लड़की खड़ी थी। हाँ। तो अभी आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी को भी धमकाने वाले लोग इस मुंबई शहर में है। तो मेरा मानना है कि देखिए कि चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से विनम्र है कि आप पहला अपना स्टडी कीजिए, अच्छे लोगों को रखिए, अच्छे उम्मीदवारों को दीजिए जो समझ सके कि फॉर्म कैसे भरना है, हमारा फॉर्म कैसे नहीं हो। अगर चुनाव होने के बाद कुछ फॉर्म की अगर एक सैंपल मंगाया तो आपको भी आश्चर्य होगा, कई लोग साइन करना भूल जाते हैं, तो भी स्क्रूटनी में समय दिया जाता है, कई लोग डॉक्यूमेंट नहीं भरते। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तो ये चुनावी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, उसे भी कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग को सरल करने की आवश्यकता है कि ऐसे मामले आएंगे। और अभी भी वक्त नहीं गया है। आप चुनाव आयोग को जाके एक मेमोरेंडम दिए, फोटो छप गया, उससे कुछ नहीं होगा। 66 लोगों को जाकर अगर आपने चैलेंज किया, आपने सही डॉक्यूमेंट जमा किए कि उन्होंने हम पर प्रेशर किया, हमको प्रलोभन दिया, हमको धमकाया, अगर चीज़ें साबित हुई तो निश्चित तौर पर 66 जगह पर वो उनके जो चयन रद्द होगा और फिर से वापस चुनाव हो सकता है। अफसोस तो इसी बात का है ना कि जो भी उम्मीदवार वहाँ बैठ गए वो तो कुछ बोल नहीं रहे। और क्यों बोलेंगे सर? बोल तो सिर्फ पार्टियां बोल रही हैं, जिनके दलों के लोग बैठ गए या फिर जो जिसके विरोधी बैठ गए वो बोल रहे हैं। तो ये जो हुआ है या हो रहा है, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से लोगों का निर्विरोध चुना जाना, ये क्या सिर्फ विपक्षी दल या फिर हम कहें महाविकास आघाड़ी के लिए झटका है, या फिर चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता है? ये पूरे जनतंत्र को झटका है। देखिए, आपने जो शुरुआत में गलगली जी को पूछा कि हमारे संविधान ने सबसे बड़ी खूबसूरती है कि शुरुआत से ही पहले दिन से एक नागरिक एक मताधिकार दिया, एक हर व्यक्ति को एक ही वोट का अधिकार दिया। वो कर्तव्य भी है वैसे, लेकिन हुआ क्या है, आप सोचिए ना, ये 66 जगह पर आप वो पार्टियों का छोड़ दीजिए, उन वोटर्स का सोचिए जिनको उनके वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। बिल्कुल, उनकी क्या गलती है भाई? आप उनके बारे में सोचिए। ये मैं जानता हूं, मैं गलगली जी से सहमत हूं, लेकिन गलगली जी नहीं माना इस बात को। उन्होंने तो प्रक्रिया समझाई। नहीं, वही मैं बताता हूं, इस बात को मैं मानता हूं, वो टेक्निकल जो बात बता रहे वो सही है, लेकिन उस टेक्निकल बातों से आगे भी एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है। जैसे उस वीडियो का जिक्र मैंने किया, उसी थाने में सूचक और अनुमोदक जिनकी साइन जरूरी होती है, उनको लेके सत्तासीन दल के नेता पहुंचते हैं और फॉर्म पीछे ले लिया। उस उम्मीदवार को पता चला कि मेरा फॉर्म पीछे लिया, वो भागते दौड़ते वहां पहुंचा, गुहार लगाई, अरे भाई मुझे तो लेना नहीं, आपने कैसे? वो बोलते नहीं झाला तुमचा। आखिरकार उसने हंगामा मचाया, तब जाके उसको उम्मीदवार रखा गया। अब ये क्या है? दूसरी बात, दहिसर में भी शायद ऐसा ही कुछ मामला आया है। गलगली जी आया था, लेकिन वो बच गए। हाँ। अब ये जो हो रहा है, देखिए इसमें दो तरह की, मतलब कहीं ना कहीं जो शक संदेह की बात है वो तो है। दो तरह की बातें इसमें। एक तो ये सही है कि अभी जैसे कई लोग, गलगली जी जैसे बता रहे, कई लोग अदालतों में गए, उच्च न्यायालय ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने उनको कहा
कि भाई हम चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लोग जाते नहीं है, ऐसा नहीं, गए हुए हैं, लेकिन उनको ये बताया गया। उच्च न्यायालय ने वापस टेक्निकली सही बात की। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ वही हुआ नहीं है ना, जैसे राहुल नार्वेकर हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके परिवार के 3 लोग खड़े हैं उनके अपनी कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी से, 225, 226, 227 3 वार्डों से। वहां पे बहुजन समाज पार्टी के नेता, बंजारा समाज के एक बड़े व्यक्ति और पूर्व एमपी राठौड़, वो खुद वहां गए थे क्योंकि उनके उम्मीदवारों को फॉर्म नहीं लिया जा रहा था। जेडीयू के थे शायद? नहीं, जेडीयू का अलग मामला है। एक जेडीयू का मामला है, जेडीएस का मामला, जेडीएस का, और इनका भी था और भी कुछ लोग थे। तो वो पहुंचे तो वहां पे राहुल नार्वेकर जी सामने आए। उन्होंने उनको बोला कि अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, और उन्होंने जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आपकी मैं सिक्योरिटी निकालूंगा। और उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर को फोन लगा के, ये राठौड़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी हटा दो, तुरंत हटा दो, यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अब धरना देना संवैधानिक अधिकार है। हमारे विधानसभा के स्पीकर महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि राहुल जी की मेरे मन में जो प्रतिमा है, एक संभ्रांत, अच्छे, खुद कानूनविद है वो, ऐसे राजनेता की मैं पहली बार उनका देखा ये रूप। शिवसेना वाले मामले में देखिए स्पीकर के नाते उनका जो फर्ज था अदा कर रहे थे, उस बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो स्पीकर के नाते उनका अधिकार है। लेकिन स्पीकर कोई भी हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का, जब सेशन नहीं चलता है और असेंबली के बाउंड्री के कैंपस के बाहर उनका अधिकार नहीं होता, वो जो हुआ होता, और उनके फॉर्म नहीं लिए गए। क्या गलती थी बसपा के कैंडिडेट की, क्या गलती थी आपके कैंडिडेट की, क्या जेडीएस वालों ने, ठीक है शिकायत पीछे ली, जिसकी स्पीकर साहब बता रहे हैं वो सही बात है। कहना मेरा ये है कि जहां पर इस तरह की धांधलियों के आरोप लगे हैं, और खास बात बताता हूं, उस नार्वेकर जी वाले मामले में जो खबरें अखबारों में आई है उसके मुताबिक, क्योंकि मेरी पर्सनली बात नहीं हुई है, मुंबई के जो मनपा आयुक्त है भूषण गगरानी जी, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है उनके मुताबिक नार्वेकर जी और राठौड़ जी का एक कांड जहां पर हुआ, वहां के चुनाव अधिकारी ने गलती की है। जब उन्होंने टोकन जारी किए थे तो उन कैंडिडेट के नामांकन पत्र लेना उनका कर्तव्य था, ये उन्होंने साफ रखा। मेरा कहना इतना ही है कि इन मामलों की, 66 मामलों की, इसी बात को पकड़ते हुए संजय राउत का एक बयान आया सुबह सुबह, जो कि लगता है कि सुबह रोज सुबह 9 बजे जो आता है, कि उन्होंने कहा कि ये तो खाली अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाएगा, जैसे कि पार्थ पवार मामले में पुणे का जो जमीन घोटाला उसमें बना लिया गया। असली दोषी को तो पकड़ा ही नहीं जाता है, पकड़ा जाता है सिर्फ अधिकारियों को, उन्हीं को बकरी का बकरा बनाया जाता है। बनाने दीजिए ना सुनील जी, समझ लीजिए। मेरा कहना यह है कि कई बार है ना, आप और मेरे जैसे पत्रकार भी अधिकारियों को एकदम सहानुभूति देने लगते हैं। मेरा कहना यह है, अरे भाई साहब, आपके पास कोई गटर मिटर की शिकायत लेकर आम आदमी जाता है, जब आप फेरी वालों पे कार्रवाई करते हो, जब आप मेडिकल के दुकान में जाते हो सुनील जी, आपकी बाइक लगी रहती है 2 मिनट के लिए तो भी उठा के जब लेते हैं, तब तो एक अलग अनुशासित अधिकारी कर्मचारी का हमें रूप दिखाई देता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, मानता हूं उनको, लेकिन उस पद पे, चुनाव अधिकारी के पद पे बैठे हुए लोग, वहां पे अगर कुछ कर्तव्य में कुछ अपने ही कर्तव्य को नहीं निभा पाते, होने दीजिए कार्रवाई, तभी तो सबक मिलेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं का फोन कॉल आता है या कुछ अलग दबाव आता है, कुछ मामलों में तो पैसे के आरोप लगते हैं। संभाजीनगर की बात आपको बताता हूं, वहां पे एबी फॉर्म दिया था, पूर्व विपक्ष के नेता है अंबादास दानवे, उनका आरोप है कि मैंने खुद दिया, सामने है, लेकिन अधिकारी नहीं मान रहे। दूसरे एक मामले में तो उस महिला कैंडिडेट का कहना है कि उस कैंडिडेट, उन्होंने अपने फॉर्म के साथ लगा के दिया, वो एबी फॉर्म उन्होंने जानबूझ के टेबल के नीचे फेंक दिया और उनको बोला कहाँ है, और 5 के बाद बोला अरे ये इधर पड़ा हुआ है, 5 के बाद। अब देखिए, इस तरह की हरकतें करने वाले अधिकारियों पर कोई भी पार्टी का उनके ऊपर हाथ रहे, कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे जाकर अन्य अधिकारी राजनीतिक दबाव का बहाना बनाकर अपनी चमड़ी नहीं बचाएंगे। सुनील, अब उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने मांग की है कि ये पूरी की जो 66 जो संदिग्ध जो माना जाए, अभी अगर घोषणा नहीं की चुनाव आयोग ने भी, तो रद्द कर देनी चाहिए चुनाव प्रक्रिया और फिर से चुनाव कराना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी खुद निर्विरोध चुन गया है, क्या उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे? राज्यसभा में जब बीजेपी ने
विधान परिषद, राज्यसभा का जब नामांकन था हाँ। तो अभी जो एमएलए बने संजय उपाध्याय, उन्होंने भी फॉर्म वापस लिया कि उन पर भी दबाव था। देखिए, एक चुनाव प्रक्रिया है, लोग इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि जब चुनाव शुरू होता है तो इस तरह की शिकायतें एक रिटर्न में होती है, नंबर 1, तो आपको उसको चुनौती देनी पड़ती है। दूसरी बात, जिस तरह से जो पूरा मामला बता रहे हो, लेकिन एक सबसे बड़ी और एक बात है, अभी तक महाराष्ट्र में किसी को ध्यान में नहीं आई, महानगर पालिका चुनाव में हमेशा जो चुनाव अधिकारी होते महानगर पालिका के असेसमेंट के लोग होते थे। पहली बार डेप्यूटी कलेक्टर जो सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, तो इसकी भी बात समझ लीजिए। पहली बात, इनको ट्रेनिंग देना होता है, प्रशिक्षण देना होता है। इस तरह के जो मामले आते हैं, मैं मानता हूँ चुनाव अधिकारी से गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक किसी चुनाव अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, जब इस तरह के मामले आते हैं तो चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट को ही अंतिम माना जाता है, क्योंकि हमारे जो संविधान में जो हमारे चुनाव आयोग की जो एक व्याख्या है, जो पूरा नियम है, उसमें कहा जब भी आपको चुनाव अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत होगी तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं तो आने वाले दिनों में हमें उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो आपको एक 24 आवर्स या 42 आवर्स में इसकी शिकायत को निपटान करने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे देश में इस तरह की प्रक्रिया न होने की वजह से ऐसे मामलों को बल मिलता है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसे हमें को तो सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आप कहते हैं जैसे कि मुंबई के कई सारे मामलों में खुद मंत्रियों ने प्रेशर किया, ऐसी शिकायतें आई है, मगर इस तरह की शिकायतों को तब बल मिलता है क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया, मैं मुलुंड के चुनाव कार्यालय में गया था जब लोग नामांकन भर रहे थे, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक पर उधर वीडियो रिकॉर्डिंग में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो जो विपक्षी दल है जिनका आरोप है कि इस तरह की चीज़ें हुई है, तो उन्हें ताबड़तोड़ इस तरह की एक टीम बनाकर उन चीज़ों को पहले अपने पास लेना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले होते हैं जब कोर्ट में जाता है, जैसे फर्जी सर्टिफिकेट, पिछले मनपा चुनाव में आज कई सारे ऐसे एमएलए जो बने हैं जो फर्जी निकले थे ओबीसी के। दुर्भाग्य हमारे राज्य का, हमारे राजनीतिक दलों का, फर्जी पाए गए, उनका पद भी चला गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं मिली। तो हर पार्टी में इस तरह के, जो विश्वनाथ महारेश्वर नाम के महापौर थे, मैं उनका नाम ले रहा हूँ लेकिन मेरी उनके बारे में कोई गलत राय नहीं है, उनका भी सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया था। बुर्जी पटेल जो यहाँ के एमएलए अभी है, उनका भी सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया था। लेकिन क्या किया चुनाव आयोग ने? पत्नी वापस लड़ रही है। हाँ, क्या किया राजनीतिक दलों ने? वो किस पार्टी से थे, क्यों दूसरे पार्टी के कैंडिडेट वो चुनकर आया उस जगह पर, जो एक नियम के अनुसार हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये सेकंड कैंडिडेट जीत गया था, लेकिन आज तक जेल क्यों नहीं गए, क्यों जेल में नहीं गए? तो मेरा मानना है कि ये तेरी भी चुप मेरी भी चुप है। हर राजनीतिक दलों की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है, कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट होता है। निर्विरोध चुनाव ऐसा आसानी से कोई चुन के नहीं आता है, एक एडजस्टमेंट होता है, प्रेशर भी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने नियम बनाया है कि आप उसको याचिका के जरिए चैलेंज कीजिए और उससे सबूत दीजिए। सबूत मिलने पर निश्चित तौर पर, जब मुंबई के 17 नगर सेवक अघोषित पाए जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो इस तरह के क्यों नहीं हो सकता है? मेरा मामला है कि राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि आप अच्छी टीम को हायर कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए, और सारे के सारे मामलों को अगर आपने चैलेंज किया तो निश्चित तौर पर उसमें 70% आपको सफलता मिलेगी। यानी सिर्फ शोर मत मचाइए, यस, आप कानूनी और कागजी कार्रवाई भी कीजिए, लेकिन तब क्या करें जब उसका अपना ही सिक्का खोटा निकल जाए तो क्या करें? तो अभी सिक्कों के दो पहलू होते हैं। शोले पिक्चर आपने देखा है, उधर तो एक ही पहलू था। तो कहीं ना कहीं तो हर राजनीतिक दल नैतिकता के आधार पर अलग अलग उसमें आचरण में खरा नहीं उतर पा रहा है। हर पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को हायर किया है, किसी ने उस पार्टी को तोड़ा है, किसी ने इस पार्टी को तोड़ा है। आज हमारे भारतीय राजनीति में कोई राजनीतिक दल 100% अपने को नैतिक आचरण में खरा नहीं उतार पा रहा है। वही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप। एक सवाल है कि एमएनएस ने भी कहा इस बात को कि मान लीजिए कि सब लोग बैठ गए, एक निर्विरोध हो रहा है, लेकिन एक नोटा तो है जो सामने खड़ा है, तो क्या नोटा, अगर नोटा का प्रावधान है तो उसे मौका देना चाहिए जनता को पता चले ना चुनाव के बाद कि जनता वाकई में उस शख्स के साथ है, उम्मीदवार के साथ है या नहीं है, कि उसके खिलाफ कितनी है। देखिए कि जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके सब आर्टिकल्स वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जब भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू होती है, नामांकन भरा जाता है, स्क्रूटनी होती है और एक अंतिम तिथि देते कि आप वापस लीजिए। जब एक ही कैंडिडेट होता है तो उसे घोषित किया जाता है, लेकिन वो चुनाव आयोग घोषित करता है। तो उसमें जब एक से अधिक कैंडिडेट होंगे तब नोटा का प्रावधान है। ये ऐसा चुनाव आयोग की प्रक्रिया कह रही है। तो हमारे भारतीय राजनीति में मैंने पहले ही कहा कि आपको कई सारे जो अमेंडमेंट, जैसे कि
किसी को कोई आपत्ति है तो 48 आवर्स का समय दीजिए कोर्ट में जाने के बजाय। कुछ सारे अमेंडमेंट आपको संसद में करने की आवश्यकता है। हमारी लोकसभा और राज्यसभा में जो चुनाव आयोग की जो जटिल प्रक्रिया है उसमें अगर हमने आने वाले दिनों में संशोधन किया तो निश्चित तौर पर इस तरह की शिकायतें करने के लिए आपको एक मंच उपलब्ध होगा। दुर्भाग्य से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव होने के बाद सुधार की जरूरत नहीं महसूस होती है कि इस जगह अगर स्थितियां बनेगी तो थोड़ा सुधार होना चाहिए। एकदम देखिए, नोटा का भी प्रावधान तो था नहीं, हाँ, वो तो बाद में आया। आया, हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्होंने कहा था कि 25% से ज्यादा अगर नोटा को वोट मिलते हैं, नहीं जीतने वाले कैंडिडेट को अगर 25% नहीं है जी। तो उसको आप खारिज कर दीजिए। ये भी बात हुई, लेकिन वो बदलाव नहीं किए गए, नोटा आ गया। नोटा का मतलब ये है कि नन ऑफ द अबव। Yes. तो जाहिर सी बात है कि दो अगर नहीं है तो वहां पे चुनाव अगर नहीं होना है। लेकिन इस तरह की स्थिति यानी महाराष्ट्र में एक अंदर पैटर्न में कहता हूं उसको, जो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में देखने मिला। सोलापुर का अंदर आप जानते हैं उससे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से वहां पे पाटिल पहले कांग्रेस के थे, राष्ट्रवादी के थे, अब भाजपा में है। उन्होंने वहां पे किसी को फॉर्म तक नहीं भरने दिया। हम लोग कई बार महाराष्ट्र में बैठते हैं, सुनील जी आप भी, अनिल जी मैं भी, और बिहार को गलत ठहराते हैं कि महाराष्ट्र का बिहार नहीं होना चाहिए। अभी राज ठाकरे ने बयान दिया है कि ये लोग आएंगे तो मुंबई को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार बना देंगे। बिहार वाले वहां पे अभी कहते होंगे कि हमें भाई चुनाव के समय महाराष्ट्र मत बना दीजिए। इस तरह की यहाँ पे स्थिति पैदा कर दी आपने। अनगर पैटर्न क्या था कि उस जो महिला फॉर्म भरना चाहती थी, रास्ते में जेसीबी लगा दिए, ट्रैक्टर खड़ा कर दिए। आखिरकार दूसरे दिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुलिस फोर्स के साथ वो फॉर्म भर पाई। लेकिन देखिए, चुनाव अधिकारी ने कहा भाई आपने ये किया नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं ली, मुझे ये बताइए ये काम किसका है? चेकलिस्ट नहीं रहती चुनाव अधिकारी के पास। 2014 में वर्सोवा विधानसभा में भी मैंने देखा था, छह उम्मीदवारों का, उसमें शिवसेना का भी एक कैंडिडेट राजुल पटेल जो अब शिंदे जी के साथ है, फॉर्म कैंसिल कर दिए। यानी जो लड़ सकते हैं वो बहुत आसान है ना, आरोप इसीलिए लगते हैं। और इस तरह की जब कुछ हेरा फेरी के आरोप लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव के समय जिस तरह से इसी महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने कई चुनाव आगे ढकेल दिए, उसी तरह से इन 66 जगह पे क्यों नहीं कर सकते? अगर उस समय आपने आपके विशेषाधिकार का उपयोग किया, अब क्यों नहीं हो सकता? आपको करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। देखिए, सिर्फ ये बता के नहीं चलेगा कि आप साफ हो, आपको ये साबित भी करना दिखना भी होगा। इसीलिए एक कोशिश कीजिए। अगर उस समय कोई नहीं आया तो और एक जरूरी है कि नोटा भले एक उम्मीदवार रहे, लेकिन विथ नोटा वहां पे वोटिंग राइट, जो मतदान का अधिकार है, उसका इस्तेमाल करने का उनका अधिकार वोटर्स को देना चाहिए। पता तो चले, अगर 25% के नीचे वोट मिलते हैं तो आप फिर से चुनाव कराइए। एक हो सकता है ऐसे भी, ये दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये इस मुद्दे से ये यानी नहीं, गलगली जी ने एक बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कि सत्ता की पार्टी है, जिनके पास होम मिनिस्ट्री है, उनको भी आतंकित करने वाले लोग बैठे हुए इस शहर में। मैं थोड़ा सा उस बारे में इतना कहूंगा, मैं तो कहता हूँ संयोग है कि 212 और 211 का उदाहरण दिया गया। गलगली जी ने नहीं, भाजपा के नेताओं ने दिया, उनकी बात मैं कर रहा हूं। 212 में अरुण गौली जी की बेटी गीता गौली, संयोग हो सकता है कि वो जो भाजपा की कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट, जो विपक्षी दलों से हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि क्यों उनको उचित तरीके से कानूनी सहयोग नहीं था, वो बैंक में गई थी बेचारी, बैंक का अकाउंट का लेने के लिए। 5 बजे तक उनको मिला ही नहीं, वो पहुंच नहीं पाई। हुआ मुंबई में हुआ है भाई, भले 5 बजे के बाद कोई बैंक नहीं करता है। मेरी जानकारी में 3 बजे तक की आप और मेरे जैसे ग्राहकों को भी लेते हैं, लेकिन हुआ वहां पर, मान लेते हैं। अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए, सब पे अच्छाई पे विश्वास रखना चाहिए। ये हुआ वहां पर, लेकिन वहां पर हुआ कैसे? बगल का 211, वहां तो अरुण गौली की बेटी नहीं है वहां पे। और आपको मजे की बात बताता हूं, वहां शरद पवार साहब के जो राष्ट्रवादी है ठाकरे युति के साथ, उनके कैंडिडेट ने भी फॉर्म पीछे ले लिया। अब ये जो है ना, किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया, वहां पे भी किसी ठाकरे के गठबंधन के शरद पवार जो साथी है, उन्होंने फॉर्म ही भरा नहीं। ये जो होता है, इसके पीछे अभी तो मैं कहूंगा संयोग, लेकिन उस संयोग के पीछे की खतरनाक वजह है, उसे हमें समझ के लेना चाहिए। इतना अगर, क्योंकि देखिए वहां तो राहुल नार्वेकर जी खुद स्पीकर है
उसी दक्षिण मुंबई से जहां पे भाईकल है, और माफिया डॉन अरुण गौली ही क्यों ना हो, कानून के आगे तो कोई और, जब गौली लड़े थे तब भी थे वही कानून थे, जब उनकी बेटी लड़ रही है तब भी उनके सामने कैंडिडेट थे। भले नाटक करो लेकिन करो। अगर संयोग के आगे सच्चाई जाननी है तो गीता गौली पिछले 1 साल में किस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को मिली और उन्होंने उनके सामने फॉर्म भरा है क्या, देख लीजिए। मतलब संयोग या प्रयोग, ये जी देखिए उसमें दो चीजें हैं कि इसमें राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि 30 तारीख नामांकन का अंतिम समय था। कई लोगों ने रात को 29 तारीख को 2-2 बजे लोगों को एबी फॉर्म दिए। सभी राजनीतिक दलों की ये स्थिति थी कि यहाँ पर बगावत न हो। दूसरी बात है कि जब आपने इस तरह के नामांकन फॉर्म के उसी दिन अगर आप किसी को देते हो तो निश्चित तौर पर उम्मीदवारों में भी हड़कंप मचा है। सेकेंडली, कई जगह पर उन्होंने एबी फॉर्म देने के बाद वापस लेने की भी प्रक्रिया की। जैसे आपने जो चोरी का आरोप लगाया, एफआईआर तो हो चुका है, जब इसकी जांच होगी तो आपको और कोई सच्चाई आ जाएगी, क्योंकि एबी फॉर्म उन्होंने डुप्लीकेट नहीं, जेरोक्स कॉपी दिया था। जो उन्होंने ओरिजिनल जमा कर दिया था और जेरोक्स कॉपी पार्टी ऑफिस में जमा कर दिया था। ठीक है, एफआईआर तो हो गया साहब। मेरा कहना है कि दूसरी बात जो आपने बताई, इस बार का जो चुनाव मुंबई का है सबसे अच्छा चुनाव हो रहा है। क्यों? कि मैंने की खुद प्रक्रिया देखी है। जब कोई उम्मीदवार फॉर्म लेके जाता है तो उन्होंने नीचे टेबल बनाए थे, 2 अधिकारी बैठे थे, वो आपके सभी फॉर्म की जांच कर रहे थे। मतलब सबमिट करने के पहले वो हर एक फॉर्म का जांच कर रहे थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये लगाइए। वापस आके वो फॉर्म को अटैच करता था। पूरा एक फाइल बनने के बाद उसको टोकन नंबर मिलता था, और वो अधिकारी खुद उस उम्मीदवार को लेके जाके वो डिप्टी कलेक्टर के पास चुनाव अधिकारी पर जाता था, बाकायदा टोकन लगता था। और चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव आयोग ने सिर्फ उम्मीदवार अनुमोदन का सूचक, चौथे आदमी को वहाँ पर एंट्री नहीं थी, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करता है या कोई फॉर्म वापस लेता है तो इसे आप अनहोने भी कर सकते हैं, होने भी कर सकते हैं दूसरी भाषा में। तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, महानगर पालिका सरकार पर दोष देने की बजाय अपने भीतर आपने क्या गलतियां की है, आपने किस तरह से अपने उम्मीदवार को खुद पीछे लेने के लिए दबाव बनाया है या किसी का आपको दबाव आया है। ये मैं सभी राजनीतिक दलों को कहता हूँ कि मुंबई में मैंने एक चित्र देखा है, हर पार्टी में इश्यूज हुआ। जैसे कि किरीट सोमैया के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो कल जाकर उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना सपोर्ट कर दिया है। कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट पर जगह पर बेटे, हाँ, नील सोमैया, तो तो कई जगह पर उन्होंने बीजेपी के सीट पर शिवसेना कैंडिडेट को सीट दी है। कई जगह पर कांग्रेस की जगह पर वंचित को सीट मिली है, वहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट है। ये सभी राजनीतिक दलों में क्यों हुआ है? क्योंकि उनको लग रहा था डर कि बगावत होगी, सभी को जितनी महानगर पालिका, और चुनाव काफ़ी टफ है। क्योंकि जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले बार उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 20 साल के बाद एकत्रित आए हुए हैं, उसका क्या असर होगा ये आईबी की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं बता पा रही है। तो सत्ता पक्षों को भी डर है कि अगर हमने कैंडिडेट कमजोर दिया, 2-4 सीट से हम पिछली बार हार गए थे, इस बार भी हार गए तो क्या होगा। कहीं ना कहीं तो सभी राजनीतिक करो या मरो की स्थिति में, करो कि मरो की स्थिति में जितना हो पा रहा है, जैसे ताम दाम दंड भेद सब कहते हैं, सब मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, महानगर पालिका और सरकारी सिस्टम को आप जिम्मेदार बनाने के बजाय जब आप उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपके पास भी है। आप खुद नैतिकता के कसौटी पर नहीं उतर पा रहे हो, आप खुद गलत कर रहे हो। हर एक राजनीतिक दल अपने लोगों को पीछे लेने के लिए दबाव बना रहा है। एबी फॉर्म देने के बाद बोलते हैं कि हमने एबी फॉर्म दिया ही नहीं है, रिटर्न में कंप्लेंट है। तो उन राजनीतिक दलों की भी जांच होनी चाहिए कि आपने किस दबाव में, किसके कहने पर इस तरह के एबी फॉर्म वापस ले रहे हो। तो मेरा मानना है कि सभी पार्टी इस हमाम में सभी नंगे हैं, कोई पार्टी इसमें अछूती नहीं है। यानी सिर्फ नियमों की कसौटी तो दिखाई पड़ रही है, जैसा आप बात करें कि नियमों की कसौटी पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कसौटी नैतिकता की भी होती है, वो कहीं ना कहीं सवालों में है इस पूरे। बिल्कुल, देखिए इसमें और एक बात बताता हूँ। एक तो मैं अनिल जी की बातों से कि जो बात आगे आ रही है ना, उससे सहमत हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, हर एक का लीगल सेल है। भाई साहब, वो वकील, हजारों के वकील जो हमें दिखाई देते हैं, हॉल में बड़े सेमिनार लगते हैं, कहाँ जाते हैं चुनाव के समय? अरे फी लीजिए, 227 थे, 288, मैं असेंबली की बात करता हूँ, 227 वकील भेज देते। लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स ऑफ सेटिंग पॉलिटिक्स चल रहा है। आपने देखा होगा, पार्थ पवार का मामला इतना बड़ा, सुनाई दिया आपको असेंबली सेशन में? थोड़ी हटके बात कर रहा हूं, लेकिन जानबूझ के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं विपक्ष को कोई पाक साफ नहीं बता रहा हूं।
लेकिन अब एक इसमें और एक आपको दिक्कत बताता हूँ। मुंबई में फिर भी ठीक है, हम तो यहाँ बैठे हैं, पावर सेंटर है, लोग आते हैं बताते हैं, मामला बड़ा बन जाता है, यहाँ की छोटी सी खबर भी बड़ी खबर बन जाती है सुनील जी। लेकिन गलगली जी ने जो बातें की मैं सहमत हूँ कि अच्छी व्यवस्था, लेकिन चुनाव आयोग इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है सिर्फ चुनाव कराने की, या आगे जाकर जनतंत्र की रक्षा करने वाला चौकीदार भी है? इस बारे में भी तो सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है ये। आपको एक बात मैं बताता हूं, ऑनलाइन आप मुझे बताइए, ऑनलाइन इन्होंने कहा कि ऑनलाइन आप डाउनलोड करके करना है, पूरे महाराष्ट्र में आप खबर कीजिए कितने दिन डाउन था आपका सर्वर, ये ऐसा क्यों हो रहा था, आखिरी दिन क्यों इतनी भीड़ हुई? मानता हूं मैं कि एबी फॉर्म आखिरी दिन दिए गए, उनका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन निर्दलियों का क्या, उन छोटे छोटे कैंडिडेट का क्या, जो जब पूरा आपका सर्वर डाउन था तो पूरे फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत में जा रहे थे, उनका क्या करोगे आप? उसके लिए क्या चुनाव आयोग को मैं उंगली नहीं दिखाऊं? जब इस देश का संविधान आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा ओहदा देता है, आपकी रक्षा करता है, आपको इतने अधिकार देता है कि आप किसी गर्भवती महिला को भी चुनावी ड्यूटी के लिए विवश करते हो। आप किसी को भी, मुंबई में डॉक्टरों को लगाया गया है भाई साहब, डॉक्टरों को, वहां पे पहले ही डॉक्टर कम है मनपा अस्पतालों में, फिर भी मानते हैं बात आपको, डर के मारे कई लोगों की क्या हाल होता है हम देख रहे हैं। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं गलत करने वालों का, लेकिन जब इतने सारे विशेषाधिकार आप लेके बैठे हो तो जाहिर सी बात है आपका कर्तव्य भी विशेष है। इस बात को भी समझ लीजिए, विपक्ष अगर गलत कर रहा है, सत्ता पक्ष अगर गलत कर रहा है, और पॉलिटिशियंस है, जैसे आपने सही कहा, नियमों के आगे जाके नैतिकता होती है, उस कसौटी पे भी तो खरा उतरना चाहिए ना, यही नहीं होते दिखाई देता है। और वहां पे फिर आप क्या करोगे? अभी आपको अभियान चलाना चाहिए ना, आप ये अभियान मत चलाइए आप कि आइए वोट दीजिए, अभी आप अभियान चलाइए, अगले चुनाव से आइए आप चुनाव लड़िए। ये नौबत आ गई है, ये आपकी असफलता है, ये चुनाव आयोग को समझना चाहिए, क्योंकि 66 जगह पे होना ये आसान बात नहीं है, ये बहुत ही गलत हुआ है, ये संयोग भी नहीं है, कहीं ना कहीं वहां पे जनतंत्र के साथ विश्वासघात है। ये हम सभी जनतंत्र प्रेमियों को समझना चाहिए। चुनाव आयोग पे कहीं सवाल निशान तो है, क्या कहेंगे गलगली जी? आखिरी सवाल लास्ट उसमें कैसा कि देखिए कि जैसा बताया कि चुनाव आयोग, हमारे पास आज भी चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, चुनाव आयोग के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे, एक चुनाव अधिकारी आपने बैठा दिया है मंत्रालय के सामने, उसके बाद 25 का स्टाफ है, लेकिन जब चुनाव घोषित होते हैं तो और लोगों को इकट्ठा करते हैं, आइए 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 हमें इधर काम करना है। तो चुनाव आयोग की जो प्रणाली में जो काम करने वाले लोग ये टेम्पररी होते हैं। स्वतंत्र तो है, समर्थ नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं पूरी तरह? स्वतंत्र मतलब उसकी पूरी सिस्टम स्वतंत्र होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद अलग, जैसा कि अभी कुर्ला में चुनाव हो रहा है, बोरीवली में हो रहा है, तो अधिकारी, यानी आप चाहते हैं कि पूरा कैडर ही उसका अलग से? हाँ, उनका कोई तो हमारे भारत में अभी तक इस तरह का कैडर नहीं बना पाए। जैसे कि हमारे पास सूचना आयोग है, हमारे पास मानवाधिकार आयोग है, तो आप स्वतंत्र कैडर बनाने की आवश्यकता है। चुनाव के समय में आप महानगर पालिका के अधिकारी को उठाते हो, आप सरकार के अधिकारी को उठाते हो, तो वहाँ का काम भी ठप पड़ जाता है। तो हमें सबसे पहला इसे जी, अभी जितने सरकारी कर्मचारी है उन्हीं की सैलरी देना, वेतन देना ही मुश्किल पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं कि उसी के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक ही बार चुनाव करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम नहीं है। डिप्टी कलेक्टर, जैसा मैंने बताया कि इस बार उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, तो उधर का काम कौन करेगा साहब? वहाँ सर्टिफिकेट किसको देगा? वहाँ पर जो डोमिसाइल है वो काम तो ठप पड़ गया 2 महीने के लिए। तो हमारे पास एक सिस्टम है कि इलेक्शन शुरू है, आप इलेक्शन होने के बाद आइए, ये सबसे अच्छा जवाब है। दूसरी बात कि जो इन्होंने बताया कि मैं पहले भी नैतिकता के आधार पर चुनाव आयोग जो संविधान के हिसाब से जो उन्होंने नियम बनाए उसी को फॉलो करता है, उसके आगे वो कुर नहीं कर सकते। और चुनाव अधिकारी जो निर्णय लेगा, इट इज़ द सुप्रीम, ना राष्ट्रपति, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल उसे चैलेंज कर सकता है। जो हमारे संविधान ने जो ढांचा बनाया है, संविधान ने जो उसमें जो अलग अलग प्रावधान किए हैं, उसके आगे ना चुनाव आयोग है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। अगर आपको शिकायत है, आप आरोप लगा रहे हो, तो आप जाके याचिका दायर कीजिए और याचिका के जरिए आके सिद्ध कीजिए कि गलत है। ऐसे कई सारे मामले हैं, लोकसभा के मामले हैं, राज्यसभा के मामले हैं, कई सारे चुनाव के मामले हैं। जब लोगों ने याचिका की,
सही तरीके से उसे पेश किया तो चुनाव आयोग को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ा, उन लोगों का नामांकन रद्द हुआ। जैसे मुंबई की मैंने बात की, ठाणे में भी यही हालत हुई, नई मुंबई में जो फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने वाले लोग थे उन पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने आगे मामला नहीं चलाया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। कहीं ना कहीं तो आपको आने वाले दिनों में एक इस तरह का एक विधान करना चाहिए कि जो गलत करेगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, उसे 6 साल के लिए हम बैन कर सकते हैं। जैसे कि बाला साहब ठाकरे, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि जब हिंदुत्व के नाम पर रमेश प्रभु जी ने विलेपार्ले में चुनाव लड़ा तो उसमें आरोप हुआ था कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर प्रचार किया, उन्हें 6 साल के लिए उनके मताधिकार से वंचित होना पड़ा। कुरला के चुनाव था, उसमें नेहरू नगर का विधानसभा चुनाव था, नवाब मलिक जो भी मुंबई के राष्ट्रपति के सर्वे सर्वा है, उन्होंने चैलेंज किया, सूर्यकांत महाडिक को घर बैठना पड़ा, उनके चुनाव जो जीत को उन्होंने खारिज करके वहाँ पर वापस बाई इलेक्शन हुआ। तो मेरा कहना है कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको कानूनन प्रक्रिया आगे बढ़कर थोड़ा, अगर आपने थोड़ा डेयरिंग की, थोड़ा कदम बढ़ाए तो निश्चित तौर पर जो 7 जगह पर जो गलत हुआ है, जो गलत होने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सिद्ध कर दे तो निश्चित तौर पर फिर वहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। धन्यवाद, आप लोग आए, चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा जी। जनता के लिए नियम बनाया जाता है, नियम के लिए जनता को बाध्य किया जाए, ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, नियमों के साथ साथ नैतिकता भी अगर रखी जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत अच्छा होगा और हमें वाकई में दिखा कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, लोकतंत्र की रक्षा भी हो रही है, लोकतंत्र चल भी रहा है और लोकतंत्र स्वस्थ भी बनता जा रहा है। लेकिन इतने कुछ घालमेल इसमें चीज़ों आ जाते हैं, इतने सवाल उठ जाते हैं कि फिर शक पैदा होने लगता है कि अगर हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। हालांकि ये तय करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने बड़ी अच्छी तरह से विषय को रखा। गलगली जी ने नियमों को ज़्यादा बात की, आपने नैतिकता पे बात की, बाकी तो सब जनता पर है। इस एपिसोड में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आगे रहिए, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।